नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त है दमदार 10 का। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सबको चौंका दिया है, एक फैसले ने कैसे सबको सख्ते में ला दिया है। नितिन नबीन का चयन आखिर किस बिना पर किया गया, नितिन नबीन के चेहरे को ही क्यों चुना गया, ये सब कुछ आगे आपको बताएंगे। तो वहीं कांग्रेस में इस वक्त क्या चल रहा है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे और क्या यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस फैसले की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। मोदी और शाह ने 45 साल के एक विधायक को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। सवाल यह है कि मोदी ने कैसे चौंकाया। क्या मोदी शाह का ये नवीन प्रयोग है? अचानक ही कल ये प्रयोग क्यों किया गया? 45 साल के एक विधायक को पूरी कमान क्यों दे दी गई? क्या नितिन नवीन को 1.5 महीने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है या फिर अगले 3 साल तक वो पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एक अपडेट आपको बता देते हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनका वेलकम करने एयरपोर्ट पहुंचेंगी। इससे आप बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की ताकत का अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि नितिन नवीन वैसे तो सिर्फ एक विधायक हैं, लेकिन जब उन्हें बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री जाएंगी। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद नितिन नवीन बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, जहां वो कार्यभार संभालेंगे। जब उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा कि वो केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जी। आओ जल्दी। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? पार्टी का केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का और अपने केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मुझे आशीर्वाद मिला है, जो भरोसा है, उस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास। आपको कब जानकारी मिली इसकी और पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? पार्टी ने जब हमसे कहा कि किसको चुनना है तो मैंने कहा संगठन को चुनना है। आपको लगता है कि एक आने वाले समय में कई जिम्मेदारियां अभी आप पर होंगी, चूंकि कई राज्यों में अभी चुनाव है? मेरे नेतृत्व इतना सक्षम है जो हम लोग मिलकर उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा, युवा चेहरे के तौर पर आपको देखा जा रहा है कि आपका चयन जो है शायद इस वजह से है कि एक युवा चेहरा है आप, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति का एक आधार अब तैयार किया जा रहा है? मैं अभी तो यही कहूंगा कि भाजपा ने हमेशा युवा नेतृत्व को आगे लेके बढ़ा है। तो नितिन नवीन जो पटना के बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं, जिन्होंने 2 बार सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है, जो छत्तीसगढ़ में चुनाव के प्रभारी रहे हैं, वो नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। अब हर कोई ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन में क्या देखा, नितिन नवीन में ऐसा क्या है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड अगला कार्यकारी अध्यक्ष चुनने बैठी तो एक ही नाम पर सबकी सहमति बन गई। नितिन नवीन की वो खासियत क्या है जिसने उनको अमित शाह की पहली पसंद बना दिया, और नितिन नवीन में ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी ने भी उनके नाम पर हां कर दिया? इसका जवाब मोदी के ट्वीट में ही है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को कर्मठ कार्यकर्ता, युवा और परिश्रमी संगठन का अनुभव, प्रभावी काम, समर्पण भाव और विनम्र स्वभाव का जिक्र किया। यानी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा कार्यकारी अध्यक्ष चुना है जिसे चुनाव लड़ने और चुनाव लड़ाने दोनों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ चुनाव में सारे सर्वे कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव हारेगी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाएगी। बीजेपी को भी जीत का भरोसा नहीं था। तब मोदी ने 43 साल के नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ चुनाव का प्रभारी बनाकर रायपुर भेजा था। नितिन नवीन ने चुनाव बदला, चुनाव लड़ने का तरीका बदला और छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई। कांग्रेस हार गई और बीजेपी की सरकार बन गई। अगर बाकी दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की उम्र में तुलना करें तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र 83 साल है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की उम्र 52 साल, टीएमसी की ममता बनर्जी की उम्र 70 साल, टीएमके के स्टालिन की उम्र 72 साल है। तो सबसे युवा एज में
कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया है और सबके मन में एक ही प्रश्न लगातार घूम रहा है। प्रश्न ये है कि नितिन नबीन को क्यों चुना गया, और प्रश्न ये भी है कि कल ही का दिन क्यों चुना गया। जब उत्तर प्रदेश में संगठन का चुनाव हुआ, जब उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हुआ, उसके ठीक कुछ घंटों बाद ही नितिन नबीन के नाम का ऐलान क्यों किया गया। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट, और विनोद अग्निहोत्री, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत। अवधेश जी, इस सवाल का जवाब पहले आप दे दीजिए। कल जब हम यूपी की चर्चा कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि यूपी में पंकज चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है, एकाएक नितिन नबीन का नाम आना, कल ही के दिन को क्यों चुना गया? नहीं, कल के दिन को क्यों चुना गया इसके कोई ऐसे ठोस कारण नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी को 3 दिन की विदेश यात्रा पर देना है और खरमास शुरू हो रहा है। तो खरमास में अध्यक्ष की घोषणा नहीं कर सकते थे, वो 14 जनवरी तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। और चूंकि अब पश्चिम बंगाल का चुनाव आ चुका है, जेपी नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है, एक्सटेंशन पर चल रहे थे, तो फिर ये तय हुआ है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है 2 दिन पहले ही तय हो गई थी। तो 2 दिन पहले पार्लियामेंट्री बैठक तय होने का अर्थ था कि एक बड़ा फैसला कोई होने वाला है। पार्लियामेंट्री बोर्ड नॉर्मली तो नहीं बैठती है, तो जाहिर है कि ऐसा होने वाला था। तो इस समय ये वो घोषणा करके इसलिए गए हैं कि अब इसके बाद जो पश्चिम बंगाल और बाकी चुनाव है, तो एक फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष को हम फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष नहीं कहते हैं, लेकिन जब उनको बनाया गया है तो यह बात बताते हुए कि आप फुल फ्लेज्ड अध्यक्ष हो, और शायद पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाकर और इसका अनुमोदन करा लिया जाएगा। कुछ लोग बता रहे थे कि 14 जनवरी के बाद कराएंगे, लेकिन मेरी जानकारी है कि नहीं, अब ये इसके पश्चिम बंगाल और बाकी जो चुनाव है उसके बाद कराएंगे। तो इसीलिए समय केवल इतना ही है कि खरमास है, प्राइम मिनिस्टर को विदेश जाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में विलंब हो रही थी, यह करना आवश्यक था, इसलिए कर लिया गया। अब दूसरा इसके पीछे हो रहा है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर आप पिछले लंबे समय से देखें तो राज्यों में जब मुख्यमंत्रियों उपमंत्रियों का चयन हो रहा है, उसको इनसे जोड़ के देखें तो लगता है कि धीरे धीरे एक जेनरेशन चेंज जिसको कहते हैं कि आने वाले 25-30 सालों के लिए पार्टी को नेतृत्व थमा के हम जो है, जब मैं अगर पार्टी के नेतृत्व से स्वयं को अलग करूंगा, हटूंगा, तो उस समय तक एक हमारे नेतृत्व में काम सीखते हुए, बढ़ते हुए स्थापित नेताओं की एक फौज खड़ी हो जाए देश में। तो उसके तहत से किया गया। अन्यथा जो आप बता रही हैं अभी कि ये तो हम लोग ढूंढ रहे हैं ना कि उन्होंने क्या क्या किया है। हाँ। ये ढूंढना पड़ रहा है, तो ये कारण नहीं होगा। नहीं, कल से लोग लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि ये जनरेशन लीप है और ये चेंज भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। एकाएक सबको चौंका दिया। विनोद जी, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था नितिन नबीन के नाम की, किसी की लिस्ट में नितिन नबीन नहीं थे, और अचानक से उनके नाम का ऐलान हो जाना। नितिन नबीन में ऐसा क्या खास है कि 45 साल की उम्र में वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिए गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो सही कहा अवधेश जी ने कि अपनी नई पीढ़ी तैयार करते हैं। अटल जी के समय भी याद देखिए, अटल जी अडवाणी जी के ज़माने में जब नितिन गडकरी बने थे, वो भी नितिन ही थे भाई, नाम दोनों का एक ही जैसा है, तो तब भी सब चौंके थे कि अचानक नितिन गडकरी के नाम आया था। उस वक्त तो क्या थे नितिन गडकरी, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे थे PWD के। बाकी कोई उनका भी बड़ा प्रोफाइल नहीं था। हाँ, नागपुर से थे, संगठन के थे व्यक्ति, और अचानक जब नाम आया तो लोगों को लगा अरे इतने हैवीवेट, वेंकैया नायडू, अडवाणी जी, अटल जी, राजनाथ सिंह, तमाम सारे हैवीवेट, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, इनके ऊपर नितिन गडकरी अध्यक्ष बनेंगे, और बने वो, और आज वो बड़े नेता बन गए नितिन गडकरी जी आज। तो एक पीढ़ीगत नेतृत्व तो बदल करके नई पीढ़ी को धीरे धीरे लाना, ये उनकी एक प्रक्रिया, उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा है। अटल जी के ज़माने में तमाम नए लोग तैयार किए गए। भाई शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो सांसद ही तो थे, युवा मोर्चा के वो अध्यक्ष रह चुके थे। आप देखिए, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, एक पूरी पीढ़ी तैयार की गई थी उस समय भी नेताओं। कल्याण सिंह, ये आगे इन्होंने पार्टी चलाई। मोदी जी भी सही कह रहे हैं अवधेश जी, मोदी जी भी चूंकि अब धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब मोदी जी स्वयं को सक्रिय राजनीति से अलग करेंगे, तो ऐसे में पार्टी का एक नेतृत्व होना चाहिए। और उसमें मुख्यमंत्री के स्तर पर आप देवेंद्र फडणवीस को देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, या मोहन यादव आ गए, भजन लाल शर्मा आ गए। अब परफॉर्मेंस कौन कैसा कर रहा है ये उनको तय करना है। पार्टी मौका दे रही है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो टिकेगा, जो नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा वो अपने आप वाइप आउट हो जाएगा। तो ये पार्टी मौका दे रही है। नितिन नवीन को भी मौका दिया गया है, तो 4 बार 5 बार शायद चुनाव जीत चुके हैं। उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, तो पार्टी से उनका नाता रहा है, ये भी नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी से आए हो।
तो उस लिहाज से हाँ, नाम हम सबको इसलिए चौंकाता है कि हम सब परंपरागत तरीके से चीजों को देखने के आदी हैं। हमें लगता है कि भाई चेहरा है, एक ऐसा चेहरा है जो किसी बैगेज के साथ नहीं चलता है, एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम के साथ कोई ऐसी बात नहीं जुड़ी हुई है जो किसी को परेशान कर सकती है। हाँ, कि कल कोई फाइल खुल जाए। हाँ, बस प्रश्न तो ये भी है, एक छोटा सा जवाब इस पर दे दीजिएगा विनोद जी, कि क्या ये कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कुछ महीने का ही कार्यकाल पूरा करेंगे, या देख रहे हैं आप कि एक लंबा सफर इनको तय करना है? नहीं, मुझे लगता है इनको लंबा सफर तय करना है। देखिए, गडकरी जी भी जब बने थे तो कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाए गए थे और उसके बाद उनको कंटिन्यू किया गया। नड्डा जी जब बने, हालांकि नड्डा जी का प्रोफाइल तब तक बढ़ चुका था, वो केंद्रीय मंत्री थे, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके थे, उनको भी शुरू में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद नितिन नवीन जी भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और जब भी राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन होगा उसके बाद उनको नाम की पुष्टि हो जाएगी। वो अब देखिए, एक तरफ हम इस कार्यशैली की बात कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी कैसे सबको चौंकाती है और एक नई लीडरशिप को आगे लेकर आती है, नए चेहरों को मौका देती है। 45 साल के युवा चेहरे को मौका दिया गया है। तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चल रही है? कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? कांग्रेस का इकोसिस्टम कैसे काम करता है, ये आपको बताते हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया था, वोट चोर गद्दी छोड़ इसका नाम दिया गया था, और इसमें आपत्तिजनक नारेबाजी की गई जिसमें कांग्रेस फंस गई है। बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। दरअसल कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोरी रैली का आयोजन किया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे समेत तमाम नेता इसमें शरीक हुए। लेकिन इस रैली में जयपुर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मंजू लता मीणा ने पीएम मोदी की मौत के नारे लगवाए। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, कमर खुदेगी, मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब वोट चोरी के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन ये जब तस्वीरें आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं, कांग्रेस फिर घिर जाती है। हैरानी की बात यह है कि जब नारेबाजी का वीडियो सामने आया, मीडिया ने कांग्रेस नेता मंजू लता मीणा से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर माफी मांगने की जगह अपने बयान का बचाव किया और कहा कि वो किसी से माफी नहीं मांगेंगे। ये नारा ही है हमारा, तो भाई मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। इसी मंच पे मैंने कहा है, जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस। ये चोरी के सब खिलाफ है। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। कांग्रेस में क्या हो रहा है ये इन बयानों से समझ सकते हैं। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, वो अमित शाह पर अटैक करते हैं, बताते हैं उनके हाथ कांप रहे हैं, तो उनकी ही पार्टी की नेता कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करती है ये आपने देखा। अब इस मुद्दे को बीजेपी ने लपक भी लिया है और बीजेपी इस पर लगातार अब अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करना जानती है, इसीलिए जनता इन्हें नकारती है। उसी का एक स्वरूप रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला है और जनता उस रैली में नदारद थी। मगर कुछ मैंने भी टीवी में देखा, कुछ चैनलों ने न्यूज भी चलाया, कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है, और कुछ इस प्रकार के वहां गेटअप में लोग आए थे। कोई किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। हम इसका घोर आपत्ति करते हैं। अब देखिए अवधेश जी, फर्क साफ है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं बीजेपी की कि वो कैसे युवा चेहरों को आगे कर रही है, नए मुद्दों पर चर्चा करती है, नए चेहरों पर चर्चा करती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो कोई नया प्रयोग करती हुई नजर नहीं आ रही। वोट चोरी के मुद्दे को राहुल गांधी लेकर चलना चाहते हैं और फिर उनकी रैली में ये होता है, मोदी को गाली दी जाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस ढंग की भाषा और जिस ढंग की शब्दावलियों का प्रयोग कर रही है, जब इसके नेता कहेंगे
कि लोग जूतों से पीटेंगे, निकलेगा तो डंडे से मोदी को पीटेंगे, तो कार्यकर्ता जो साधारण क्या क्या नारा लगाएगा? आपने पूरा इडियम्स जो मुहावरे थे राजनीति की उसको खराब कर दिया आपने। आपको आक्रमण करना, अच्छा आप उतना ही देखिए ना, जो जो बोल रही थी मंजुलता मीना जी, वो कह रहे हैं कि हम अफसोस क्यों करें, हम उस पर कायम हैं। उनको यह नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हो। हमारे देश में हम लोग तो, अब विनोद जी भी आंदोलन में रहे हैं, कई बार हम लोगों के बड़े लोग बोलते थे कि मुर्दाबाद की नारा भी मत लगाओ। हम लोगों को सिखाया जाता था कि हम विचार के विरोधी हैं, हमको किसी को मुर्दाबाद का भी नारा नहीं लगाना चाहिए, और न किसी के हमको मैंने व्यक्तिगत रूप से पुतला दहन का भी हम लोगों को कई बार रोका गया था। लेकिन अब ये प्रशिक्षण नहीं है। और कल की जो रैली थी, ये रैली बता रही है कि कांग्रेस जो है केवल विचार ही नहीं, विचार और व्यक्तित्व तो है ही है, कांग्रेस व्यवहार के स्तर पर उसका इतना पतन हो गया है कि आप एक इप्टा का जो पहले नाटक मंडली होती थी, उस प्रकार से राष्ट्रीय रैली में आपके यहां उपयोग हो रहा है। आपकी प्लानिंग क्या है, योजना क्या है, कैसे ऐसे लड़ाई लड़ेंगे आप? तो इसलिए कांग्रेस का तो स्वयं पता लगने की दुर्भाग्य है कि जब आप वोट नहीं जीतते हैं तो अगर असंतुलन में इस प्रकार की जगह जगह भाषा का प्रयोग होगा, वैसे पहली बार नहीं, हमने किसान आंदोलन के दौरान सुना था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उसके पहले भी सुना है, वो चलता रहता है। हालांकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदा जाता है, यह शव का दहन होता है, शव जलाया जाता है। कब्र की परंपरा दूसरे धर्मों और पंथों में है, यह भी जानना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हालांकि कह रही है कि हम उस बयान से अपने को अलग करते हैं, हम उस बयान के साथ नहीं है, लेकिन वो बाहर और अंदर से अंतर आता है। सर, आपने व्यवहार की चर्चा की है, तो एक व्यवहार की चर्चा और हो रही है। कल जब रैली हो रही थी और रणदीप सुरजेवाला मंच का संचालन कर रहे थे, खड़गे साहब को मंच पर बुला लिया गया था, खड़गे साहब मंच पर आ गए थे, तो उनके साथ क्या हुआ मंच पर, इसकी भी चर्चा बड़ी हो रही है। और इसे फिर कंपैरिजन करके देखा जा रहा है कि बीजेपी जहां 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र 83 साल यानी करीब करीब दुगना है। कल कांग्रेस की रैली के दौरान एक अजीब वाकया हुआ। दरअसल मंच का संचालन कांग्रेस नेता सुरजेवाला कर रहे थे। मंच से उन्होंने पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भाषण देने के लिए बुलाया, लेकिन बाद में उन्हें राहुल गांधी को भाषण देने के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी उस समय भाषण देना चाहते थे। अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नामदार पहले पार्टी बाद में। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भाषण देने के लिए खड़े हुए। युवराज ने कहा, मैं पहले बोलूंगा, संदेश गया, आदेश आया और खड़गे जी चुपचाप बैठ गए। कांग्रेस में अध्यक्ष नहीं कठपुतली होती है, ये पार्टी नहीं परिवार की जागीर है, जहां लोकतंत्र सिर्फ पोस्टर तक सीमित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने एक कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। अब इस वाकया पर बीजेपी चुटकी भी ले रही है और इस पर सवाल उठने भी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम साफ तौर पर अनाउंस हो रहा था, लेकिन राहुल गांधी को पहले बोलना था, तो राहुल गांधी के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया। हालांकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोले तो उन्होंने इस रैली के दौरान एक बात कही। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश की कि परिवार से पहले पार्टी और देश है। कल उन्होंने कहा कि उनके बेटे का 8 घंटे तक ऑपरेशन चला, पत्नी और डॉक्टर बेटी का फोन भी आया कि इस वक्त उन्हें यहां आना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसे दरकिनार कर दिया। बीमार बेटे की जगह उन्होंने संसद की कार्यवाही में शामिल होना और रैली में आने को तरजीह दी। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर पर तैनात जवानों का भी जिक्र किया, इंदिरा, राजीव और सोनिया गांधी की कुर्बानी का भी जिक्र किया। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों, तब मैंने सोचा अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है ठीक है। फिर आखिरी में सोचा अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दी, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की।
और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और ये पार्लियामेंट छोड़ के और यहाँ पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को अगर कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर आज हाजिर हूं और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपनी निष्ठा भी दिखा रहे हैं, अपने कर्तव्यों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मंच पर उनके साथ जो हुआ उसका कंपैरिजन अब बीजेपी से होगा। जैसे ही नितिन नवीन के नाम का अनाउंसमेंट होता है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, आदरणीय नितिन नवीन कहकर पुकारते हैं, उनके सम्मान की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मंच पर जो हो रहा है, विनोद जी, अब इसे किस तरीके से देखा जाए? नाम का अनाउंसमेंट अगर हो गया है, राहुल गांधी को अगर बोलना भी है तो कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। हमें लगता है हम लोग ओवर रीड कर रहे हैं इसको। दरअसल ये गलती ये है कि खड़गे जी को बात नहीं बोलना था, वो ऑर्डर में रणदीप सिंह सुरजेवाला से गलती हुई। और ये बात चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष वो हैं और किसी भी पार्टी में सबसे वरिष्ठ कांग्रेस अध्यक्ष को माना जाता है, प्रधानमंत्री बन जाए तो अलग बात है। जैसे बीजेपी मोदी जी प्रधानमंत्री है तो मोदी जी सबसे बाद में बोलेंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री होते तो बाद में बोलते। लेकिन चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और हमेशा आप देखिए किसी भी रैली में जब दोनों साथ होते हैं तो खड़गे जी बाद में बोलते हैं। यहाँ क्यों पहले उनका नाम पुकारा गया? ये गलती जो है सुरजेवाला से हुई, या तो जो आयोजक लोग तो उन्होंने नाम गलत लिखा और इसीलिए राहुल गांधी ने उसको टोका कि पहले मैं बोलूंगा उसके बाद खड़गे जी बोलेंगे। क्योंकि अगर राहुल गांधी बाद में बोलते तो इशू ये बनता कि देखिए अध्यक्ष को पहले बुलवा दिया और राहुल गांधी बाद में बोले, यानी बड़े नेता। तो ये इसलिए किया गया, उसका उल्टा कर लिया गया। ये ओवर रीडिंग है। और हमेशा आप देखिए, एक दो मैंने रैली ऐसी भी देखी जहाँ सोनिया जी भी पहले बोली है, उसके बाद खड़गे जी बोले हैं, चूंकि अध्यक्ष होने के नाते। अभी एक कार्यक्रम में मैं पिछले दिनों था, एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था किसी के यहाँ, वहाँ राहुल गांधी और खड़गे जी दोनों लोग थे और वहाँ इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि खड़गे जी के प्रोटोकॉल में कमी ना हो पाए। और पहले कौन जाएगा यहाँ से, तो खड़गे जी पहले गए। तो ये प्रोटोकॉल है इस पार्टी का, तो ये उसके तहत हुआ। इसमें कोई, आप दूसरे दृश्य भी देखिए, जब खड़गे जी बोल रहे हैं तो राहुल गांधी खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, पूरी पार्टी खड़ी हो रही है, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। वो तो सबने देखा। जब राहुल गांधी, जब खड़गे जी आए तो उनको हाथ पकड़ के राहुल गांधी ने कुर्सी तक लेके आए, तो ये सब देखना पड़ेगा ना।